हेलो टीचर्स, वेलकम टू टीचिंग गोल्स। टीचिंग गोल्स में आपका स्वागत है। हम यहाँ पर लाइट एंड ऑप्टिक्स के अभी तक जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको हम एक बार डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर। हमारे ऑलमोस्ट यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस लिए हैं और एडिशनल कुछ क्वेश्चन भी हमने उसके अंदर लिखे हैं सो दैट आपकी और प्रैक्टिस हो सके। टीचिंग गोल्स के जो ऐप है उसके ऊपर आपको ये पूरी PDF मिल जाएगी। इसके अंदर हमने पूरा सोल्यूशन भी दे रखा है। फर्स्ट क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं ऑप्टिक्स के। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टू लाइट सोर्स आर सेड टू बी कोहेरेंट इफ दे एमिट। तो दो लाइट सोर्स जो हैं उनको कोहेरेंट कब कहा जाएगा? कोहेरेंट प्रॉपर्टी है जब भी हम लाइट ऑप्टिक्स में पढ़ते हैं तो उसके अंदर हम पढ़ते हैं कि लाइट की अलग अलग इंटेंसिटी होती है, अलग अलग वेवलेंथ होती है। उसमें हमने जो है BSc के अंदर भी हम इसको एक्सपेरिमेंट को करके देखते हैं कि दो कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट को का जो एक्सपेरिमेंट है वो हमने किया हुआ है। जो क्वेश्चन फर्स्ट है इसमें यही पूछा गया है कि कोरेंट सोर्स जो है लाइट का वो किसे कहेंगे जब लाइट की इंटेंसिटी सेम हो, बी वेव ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी हो, जो लाइट की वेव है उसकी फ्रीक्वेंसी सेम हो, या फिर वेव हैविंग कांस्टेंट फेज डिफरेंस, फोर्थ वेव ऑफ सेम वेलोसिटी। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका दैट इज करेक्ट। वेव ऑफ गॉड थिकनेस इतनी कैसी होगी इसकी? जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है दैट इज करेक्ट। फेज डिफरेंस सेम होना चाहिए, यानी कि हमारी इंटेंसिटी जो है वो जो है सेम होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, जो सेकंड क्वेश्चन है, इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी जिनकी सेम होती है वो कोहेरेंट सोर्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी एकदम इससे मिलता जुलता ही है। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन से पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्स गिव द बेस्ट मोनोक्रोमेटिक लाइट। अब मोनोक्रोमेटिक लाइट क्या होती है? मोनोक्रोमेटिक लाइट होती है जो कोहेरेंट लाइट होती है, यानी जिसकी इंटेंसिटी वेवलेंथ सेम रहे थ्रू आउट द, यानी जहाँ तक वो आगे तक जा रही है। तो जिस लाइट सोर्स से जो लाइट निकले वो ज़रा भी अपनी वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी जो है, अपनी इंटेंसिटी जो है चेंज ना करे जब वो आगे बढ़ती रहे, तो वो चीज़ें हमें देखने के लिए मिलती है हमारे जो है लेज़र के अंदर, जो कि एक सिंगल वेवलेंथ होती है और मोनोक्रोमेटिक लाइट होती है। आवर आंसर सी इज़ करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। सॉरी, सी गलती से बोल दिया, लेज़र। लेज़र इज़ करेक्ट, क्योंकि लेज़र को आप कितनी दूर तक भेजिए, देखिए वो एकदम पतली जो लाइट है, जो उसकी विड्थ है वही रहती है, चाहे आप कितनी भी दूर उसको ट्रैवल करना हो। जो लेज़र है एक मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स है। आगे बढ़ते हैं। द रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ ए प्रिज्म इज A and the refractive index is cot A/2, the angle of minimum deviation। ये डायरेक्ट हमें फॉर्मूला है जो हम इसको याद रख सकते हैं डायरेक्ट ट्रिक से, दैट इज़ 180 डिग्री - 2A। इसको याद रखें क्योंकि इसका डेरिवेशन थोड़ा सा बड़ा है, अगर हम उसके अंदर जाएंगे तो इट विल टेक सो मच टाइम। नेक्स्ट, ये NCERT के अंदर फर्स्ट जो है क्वेश्चन ही शायद ये है और ये काफ़ी बार पूछा जा चुका है। यहाँ ऑप्शंस थोड़े अलग दिए गए हैं, जो एकदम करेक्ट आंसर होना चाहिए उसको बदल के कुछ और चीज़ें यहाँ पर पूछी गई हैं। उसके अंदर देखेंगे तो आपको कुछ अलग ही मिलेगा देखने के लिए। पूछा गया है कि एक कन्वेक्स लेंस है, एक कन्वेक्स लेंस है, मान लीजिए आपके पास ऐसे। तो ये कह रहे हैं कि इट फॉर्म ए रियल इमेज ऑफ ए पॉइंट ऑब्जेक्ट placed at its principal axis if the upper half of the lens is painted black। भाई उसको ब्लैक पेंट कर दें या उसको कवर कर दें, जैसी भी चीज़ें पूछी गई। तो अब ये पूछ रहे हैं तो फिर इमेज उसकी कैसे बनेगी? एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है सामने यहाँ पर और ये मान लीजिए आपका लेंस है, तो ये पूछ रहा है कि जो इसकी इमेज बनेगी वो क्या होगी, वो कहीं पर शिफ्ट होगी क्या?
सो चार ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ पर कि इमेज शिफ्ट हो जाएगी नीचे की तरफ क्योंकि ऊपर का हिस्सा कवर कर दिया है, या ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगी, या इमेज शिफ्ट ही नहीं होगी, या डी की उसकी इंटेंसिटी चेंज हो जाएगी। सो इस क्वेश्चन में हमें पता है कि जब आप ऊपर वाले हिस्से को अगर आप यहाँ पर इसको कवर कर देते हैं इसको ब्लैक से ऐसे, तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है तो इसमें से जो रेज हैं वो निकल के जाएंगी, लेकिन जो इमेज है वो कहीं भी उसकी चेंज नहीं होगी। जो मेन इफेक्ट इस चीज़ के अंदर आता है वो होता है उसका ब्राइटनेस। जो ब्राइटनेस है वो यहाँ पर उसकी कम हो जाती है, इसके अलावा यहाँ पर और कुछ नहीं होता है, क्योंकि रेज जो हैं वो जो है कम हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है नंबर ऑफ रेज। सो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। द फोकल लेंथ एंड द मैग्नीफिकेशन ऑफ ए प्लेन मिरर। आपके पास अगर प्लेन मिरर है तो ये पूछ रहा है कि उसकी फोकल लेंथ क्या होगी या उसका मैग्नीफिकेशन क्या होगा। सबसे बहुत इजी क्वेश्चन हमें पता है सीधा सीधा कि जो प्लेन मिरर जो कि हमारे घर पे होता है, जितने डिस्टेंस पे हम होते हैं उसको उतने पे दिखाता है, सेम साइज दिखाता है। सो यहाँ पर उसकी फोकल लेंथ आपकी यहाँ पर जो है इन्फिनिटी रहेगी, और क्योंकि वो कहीं पर भी रेज को जो है मैच नहीं करता है। और जो मैग्नीफिकेशन है, मैग्नीफिकेशन ही कि जितनी पहले हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है दोनों की सेम रहती है। सो इसका आंसर आ जाएगा आपके पास 1। सो ऑप्शन आपका सेकंड इज़ राइट, क्योंकि मैच कहीं पर होंगी नहीं रेज, और मैग्नीफिकेशन यानी कि जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उतना ही बड़ा उसका इमेज हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। आगे बढ़ रहे हैं। A convex lens of focal length 8 cm is kept in contact with a convex lens of focal length 8 cm is kept in contact with a concave lens of focal length 10 cm। अब यहाँ पर आपको क्या दे दिया गया है, दो अलग अलग लेंस दे दिए गए हैं, ठीक है, एक लेंस है और एक दूसरा लेंस है। सो इन दोनों को साथ रख लिया है। तो अब ये आपसे ये पूछ रहा है कि व्हाट विल द फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन, इन दोनों के कॉम्बिनेशन कितना होगा। इसका है 8 दे दिया और कॉनकेव का यहाँ पर 10 दे दिया, सॉरी। तो इन दोनों का यहाँ पर आपसे क्या पूछ लिया कि कंबाइन करने के बाद यहाँ पर कितना होगा। तो कंबाइन करने के बाद आपके पास यहाँ पर ऐसा स्पेस बनाते हैं, सो 1/f इज इक्वल्स टू 1/8 प्लस 1/-10। यहाँ पर आप इसको सॉल्व करेंगे, जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1/f इज इक्वल्स टू, एलसीएम ले लेंगे इनका, एलसीएम आ जाएगा 40, 8 5 जा 40, सो यहाँ पे 5 आ जाएगा, यहाँ पर 10 4 जा 40, सो 1/f आपका यहाँ पर आ जाएगा 1/40, सो f विल बिकम 40। f आपका 40 आ गया है। सो f 40 आ गया है, तो यहाँ से हमें ये पता चल रहा है कि ये पॉजिटिव आया है, तो ये कन्वर्जिंग लेंस होगा, ये दैट आंसर इज कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। सो कॉन्वेक्स लेंस प्लस 40 और आंसर इज 4। इन बात का ध्यान रखें, क्या पता आपसे ये भी पूछ ले कि वो क्या बनेगा, कन्वेक्स लेंस बनेगा 40 प्लस, ये सारी चीज़ें भी आपको साथ में ध्यान रखनी है। नेक्स्ट, when a light is incident on a metallic surface the maximum kinetic energy of emitted photon electron depends on। जब आप ये हमने पढ़ा है फोटो इलेक्ट्रिक के अंदर कि एक मेटल है और उसके ऊपर लाइट आके गिर रही है। सो यहाँ पर आपसे कुछ चीज़ें पूछी गई हैं। क्या पूछी गई है कि जो फोटोन हैं, जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो उनकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो किस चीज़ पे डिपेंड करेगी, जो उनकी काइनेटिक एनर्जी होगी वो किस पे डिपेंड करेगी। तो हमें फॉर्मूला पता है काइनेटिक एनर्जी का, दैट इज़ h nu - 5। सो
यहाँ पर आप देख सकते हैं ओनली और ओनली जो आपकी न्यू है दैट इज़ योर फ्रीक्वेंसी, उसके ऊपर जो है डिपेंड करेगा कितने फ्रीक्वेंट उसके ऊपर जो है फोटोन्स आके गिर रहे हैं, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। सो और आंसर सी इज़ करेक्ट। जो इंटेंसिटी है वो इफ़ेक्ट करेगी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को, कोई एनर्जी से इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। सो जो आपकी इंटेंसिटी है उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा सर। आगे नेक्स्ट, ए ट्रांसपेरेंट क्यूब कंटेन ए स्मॉल एयर बबल, इट अपेरेंट डिस्टेंस इज 2 सेंटीमीटर when seen through one face and 5 centimeter when seen through other face. If refractive index of the cube material is 1.5, the real length of the edge must be. So आपसे कहा गया है कि एक क्यूब है जिसके अंदर एक बबल रखा हुआ है और यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि एक जगह से देख रहे हैं तो उसकी अपेरेंट डिस्टेंस 2 दिख रही है, एक तरफ से 5 दिख रही है, और जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो हमें दे दिया गया है 1.5 दे दिया गया है। सो इसको सॉल्व करके देख लेंगे। हमें पता है जो आपकी रियल डेप्थ होगी दैट इज़ योर म्यू मल्टीप्लाई अपेरेंट डेप्थ। सो हमें पता है दैट इज़ 1.5, ठीक है। और जो अपेरेंट डेप्थ है, एक तो हमें 2 दी हुई है और एक हमें अपेरेंट डेप्थ दी हुई है 3। सो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारा 3 आ जाएगा और ये हमारा आ जाएगा 7.5। सो इन दोनों को जब ऐड करेंगे हमारे पास आ जाएगा 10.5। सो 10.5 सेंटीमीटर इज़, इन दोनों को जब ऐड करेंगे सो यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा 10.5। आ गया 10.5 4। इस फॉर्मूले को याद रखेंगे, रियल डेप्थ जो होगी होगा म्यू इंटू अपेरेंट डेप्थ। इस फॉर्मूले को याद रखेंगे, रियल डेप्थ इज इक्वल्स टू म्यू इंटू अपेरेंट डेप्थ। फॉर्मूले को याद रखेंगे तो एकदम आसानी से हो जाएगा। नेक्स्ट, ए वेरी थिन ट्रांसपेरेंट फिल्म ऑफ सोप बबल थिकनेस 0 इज सीन अंडर रिफ्लेक्शन ऑफ वाइट लाइट, द कलर ऑफ द फिल्म अपीयर टू बी। एक सोप बबल है जो कि इतना पतला है कि जिसकी थिकनेस यहाँ पर 0 दे दी गई है, तो रिफ्लेक्शन ऑफ वाइट लाइट में जो कलर है फिल्म का वो कैसे दिखाई देगा। इस केस में जो है कलर यहाँ पर हमें एकदम डार्क दिखाई देगा, ब्लैक यहाँ पर हमारा ऑप्शन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो थिकनेस है वो 0 हो जाएगी, तो जो पाथ डिफरेंस है फॉर रिफ्लेक्टेड रे वो क्या हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास ब्लैक हमारा आंसर आ जाएगा। इस बात का याद रखेंगे। अपने नोट्स जहाँ भी आप बना रहे हैं जो मैं बोल रहा हूँ उसको आप नोट करते जाइए। टीचिंग गोल पे हमने ये सारी चीज़ें पढ़ाई हैं, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। नेक्स्ट, ये तो एक स्पेक्ट्रम, आप जो क्वेश्चन को हम देख लेंगे। यहाँ पर आपको अलग अलग जो लाइट स्पेक्ट्रम है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो स्पेक्ट्रम है वो आपको अगर याद होगा अच्छे से तो आप इसको काफ़ी इजीली आप इसको कर पाएंगे। जैसे कि हमें स्पेक्ट्रम हमने पढ़ा हुआ है कि पहले रेडियो, माइक्रो, फिर आईआर, फिर विजिबल, फिर यूवी, एक्सरे, गामा। जब हम इस डायरेक्शन में चलते हैं तो इस डायरेक्शन में हमारी फ्रीक्वेंसी बढ़ती है और अपोजिट डायरेक्शन में आती है तो हमारी वेवलेंथ बढ़ती है। सो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ से देख लेंगे कि सबसे जो आंसर मतलब कौन सी वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आपको यहाँ पर दी गई हैं। मैं एक बार यहाँ पर लिख भी देता हूँ, जैसे कि यहाँ लिख देते हैं। सबसे पहले आता है हमारा रेडियो, फिर आता है हमारा माइक्रो, फिर आता है हमारा आईआर इंफ्रारेड, इंफ्रारेड के बाद आता है हमारा विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी यानी विजिबल रीजन जो हमारी लाइट होती है। उसके बाद आता है हमारा यूवी, यूवी के बाद आता है हमारा एक्सरे, और एक्सरे के बाद लास्ट में आता है हमारा गामा। तो जब आप इस डायरेक्शन में बढ़ेंगे तो आपकी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, और जब आप इस डायरेक्शन में बढ़ेंगे तो आपकी वेवलेंथ बढ़ेगी। इस बात को याद रखेंगे। तो जिसकी वेवलेंथ जितनी कम है वो उतनी ज़्यादा डेंजरस, आप इस चीज़ को ऐसे याद रख सकते हैं, या जिसकी जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है वो उतनी ज़्यादा डेंजरस है हमारे लिए। सो हमारा यहाँ पर आंसर फर्स्ट आ जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं।
ये क्वेश्चन थोड़ा सा इनकम्प्लीट रह गया है, नेक्स्ट देखते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर ट्रांसवर्स इन नेचर, दिस इज एविडेंट बाई। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैं वो ट्रांसवर्स हैं, यानी कि जो आपकी लाइट है और जो साउंड है, जो आपकी साउंड है वो आपका जो है सॉरी जो आपकी लाइट है दैट इज़ ट्रांसवर्स इन नेचर, और जो आपका साउंड है दैट इज़ लॉन्गिट्यूडनल इन नेचर। लॉन्गिट्यूडनल मतलब जो लेंथ के इस तरफ अगर आगे की तरफ बढ़ रहे हैं तो जो वेव्स हैं, जो उसका पार्टिकल है वो आगे पीछे ऐसे हो रहा है उसके अलॉन्ग, सो दैट इज़ लॉन्गिट्यूडनल। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक ट्रांसवर्स नेचर है, ये हमें पता चलता है यहाँ पर पोलराइजेशन से। so, हमारा आंसर 2 इज़ करेक्ट, क्योंकि पोलराइजेशन जो है, जो लॉन्गिट्यूडनल होगा उनका पोलराइजेशन नहीं होगा। पोलराइजेशन ओनली अकर इन ट्रांसवर्स वेव जो कि आपकी लाइट होती है। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं वो पोलराइजेशन यहाँ पर शो करती हैं, और जो चीज़ें पोलराइजेशन शो करती हैं वो आपकी ट्रांसवर्स होती हैं नेचर के अंदर। आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पर। इफ़ फोकल लेंथ ऑफ ए मैग्नीफाइंग ग्लास इज़, यहाँ पर आपको एफ दे दिया है दैट इज़ 2.5। तो आपसे पूछा गया है कि आप ये बताइए इट कैन बी मैग्नीफाइन एन ऑब्जेक्ट, कि कितना वो उसको मैग्नीफाइन कर सकेगा। तो मैग्नीफाइन कितना कर सकेगा, वो कर सकेगा एम इक्वल्स टू डी बाई एफ। सो डी हमारा कितना है दैट इज़ 225, सॉरी जो डी हमारे डी जो होता है वो होता है हमारा लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट डिवीजन, यानी कितना पास का जो है हम बहुत ही क्लियरली देख सकते हैं। 10th क्लास के एनसीईआरटी में सबसे पहले हम पढ़ते हैं दैट इज़ और 25, और एफ हमारे दिया गया है 2.5, इसको काटेंगे हमारा आंसर आ जाएगा 10। सो मैग्नीफाइन हमारा यहाँ पर आ जाएगा 10 टाइम्स बी। सो फॉर्मूला का याद रखेंगे मैग्नीफाइन के फॉर्मूले को, दैट इज़ डी बाई एफ। डी है आपका लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट डिवीजन। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। ये साउंड का आ गया है यहाँ पर क्वेश्चन गलती से। नेक्स्ट, द क्रिटिकल एंगल फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन डिपेंड्स ऑन। जो क्रिटिकल एंगल है वो किस किस चीज़ पे डिपेंड करता है। क्रिटिकल एंगल पता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में क्या होता है, जब बॉडी जो है डेंसर से ऑप्टिकल डेंसर मीडियम से रे ऑफ लाइट जो है ऑप्टिकल रेयर मीडियम के अंदर जाती है, तो जो रिफ्लेक्टेड एंगल है वो 90 हो जाए, यानी कि उसके जो दो चीज़ों को सरफेस टू डिवाइड करते हैं एकदम उसके पैरेलल हो जाए वहाँ पर। सो जो क्रिटिकल एंगल है वो हमें पता है दैट इज़ साइन इक्वल्स टू μ2 अपॉन μ1, या फिर हम साइन, इसको मैं लिख देता हूँ दैट इज़ साइन म्यू सी इक्वल्स टू 1/. सो म्यू आपका यहाँ पर जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है जो किसी भी मीडियम का वो अलग अलग वेवलेंथ के लिए अलग अलग हो जाता है यहाँ पर। सो जो आपका क्रिटिकल एंगल है वो डिपेंड करेगा बोथ वेवलेंथ और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दोनों चीज़ों के ऊपर। नेक्स्ट, ए कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर फ्रॉम ए रियल इमेज एट 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर, द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज। सो आपसे ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस पूछा है, एकदम आसान क्वेश्चन है। 1/f प्लस 1/v प्लस 1/u, सो 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। ये हमारा मिरर फॉर्मूला होता है। f यहाँ पर हमारा जो कॉनकेव है इसके लिए नेगेटिव हो जाएगा, सो f इज़ अवर -15, और हमें क्या दिया हुआ है यहाँ पर v दिया हुआ है, इमेज दी गई है v, दैट इज़ ऑल्सो नेगेटिव, सो ये हो जाएगा आपका -15, सॉरी 30 दिया हुआ है। सो v इज़ 30। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे f इज़ नेगेटिव v इज़ नेगेटिव, जब हम दोनों को यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 1/f की वैल्यू लिख लेंगे, दैट इज़ -15 इक्वल्स टू 1/v इज़ -30 इक्वल्स टू 1/u,
तो जब 1/u को इस तरफ रख के बाकी चीज़ों को दोनों को एक तरफ लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 1/15 प्लस 1/30। तो जब इसका एलसीएम लेंगे सो एलसीएम हमारे यहाँ पर 30 आ जाएगा। 15 2 पे जाएगा 2, ये माइनस का प्लस 1, सो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा -1/30। तो जो आपका 1/u है ये आ गया आपका 1/30, तो जो आपका u है वो आ जाएगा आपका -30। सो -30 यानी कि इन फ्रंट ऑफ मिरर आपको यहाँ पर दिखाएगा। 30 इज़ योर आंसर। नेक्स्ट, द क्वेश्चन, द पावर ऑफ ए लेंस। पावर ऑफ ए लेंस हमें पता है P इक्वल्स टू 1/f होता है हमें। सबसे इजी क्वेश्चन है। अगर ये ऐसा क्वेश्चन आ जाता है सो ये हमारे दिया हुआ 1/-2.5, ये अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 0.4 मीटर। ठीक है, लेकिन यहाँ हमें क्या पूछा गया है, हमें सेंटीमीटर पूछा गया है, तो आ जाएगा हमारा 40 सेंटीमीटर। ठीक है, सो ये कॉनकेव क्वेश्चन नंबर 18। सो माइनस में आएगा हमारा ये आंसर। सो अगर माइनस में आ रहा है तो ये हमारे लिए आंसर जो है, आंसर हो जाएगा इसका 2 कॉनकेव। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हमें ये याद रखना है कि किसका फोकल लेंथ किसके लिए पॉजिटिव है, किसके लिए नेगेटिव है। काफ़ी आसान सी चीज़ें, इसको हमेशा दिमाग में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दैट इज क्वेश्चन नंबर 19। विच कलर ऑफ लाइट हैज़ द मैक्सिमम स्पीड इन ग्लास। जो लाइट है जब भी ट्रैवल करती है प्रिज्म के अंदर, हमने देखा है कि वहाँ पर अलग अलग स्पेक्ट्रम बन जाता है। सो वहाँ पर भी हमें ये पता चलता है कि जो अलग अलग कलर की जो लाइट्स हैं वो मीडियम के अंदर अलग अलग स्पीड से जो है ट्रैवल करती हैं। इस वजह से वहाँ पर हमें जो स्प्लिटिंग ऑफ लाइट है, वाइट लाइट, वो 7 कलर्स के अंदर हमें दिखाई देती है। सो पूछा गया है विच कलर हैज़ द मैक्सिमम स्पीड। सो मैक्सिमम स्पीड किसकी होगी। सो हमें पता है यहाँ पर v इक्वल्स टू c/n। ठीक है, n जो है वो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है आपका जो रेड कलर है उसके लिए आपकी n की वैल्यू सबसे ज़्यादा रहेगी। सॉरी वायलेट के लिए सबसे ज़्यादा रहेगी और रेड के लिए सबसे कम रहेगी। सो जो आपका रेड कलर है वो आपका सबसे फास्टेस्ट यहाँ पर मूव करेगा। नेक्स्ट, सी ऑप्शन कभी भी नहीं कर देंगे कि सारे कलर ट्रेवल। इसमें से ज़्यादातर आंसर अगर आप कभी भी भूल भी रहे हैं, अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछा गया है तो या तो रेड उसका आंसर होता है या वायलेट उसका आंसर होता है। ज़्यादातर इन दोनों, ब्लू भी हो सकता है कुछ एक में, लेकिन यहाँ पे तो तीनों ही दिए हैं। यानी कि और कोई ग्रीन येलो ये पूछ लिया जाए तो उस केस में आंसर कम ही है चांस। सो हमारा 20th क्वेश्चन यहाँ पर, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 20 सेंटीमीटर फ्रॉम कॉन्वेक्स लेंस ओ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, द नेचर एंड द पोजिशन ऑफ द इमेज। तो आपका एक जो कॉन्वेक्स लेंस है ये आपको दे दिया गया है। सो फॉर्मूला लिख लेते हैं हम यहाँ पर। दैट इज 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। u जो है आपको दे दिया गया है यहाँ पर 20, माइनस कर लेंगे इस लेंस के केस में, और इस केस में जो फोकल लेंथ है हमारा कॉनकेव के केस में f जो है हमारा वो पॉजिटिव होता है। सो हम इसको पॉजिटिव 10 लेंगे। हमसे क्या पूछा गया, हमसे इमेज पूछी गई, यानी v हमसे पूछ लिया गया है। तो हमेशा जब भी किसी क्वेश्चन को करके देखें तो उसमें हमें सबसे पहले यही करना है कि हमें सबसे पहले फॉर्मूला को लिख लेना है और जो जो चीज़ें दी गई है उनको लिख लेना है, फिर उन वैल्यूज़ को पुट कर लेना है। सो 1/v हमारा क्या आ जाएगा, 1/v
1/b इक्वल्स टू 1/f प्लस यहाँ पर हमारा 1/u आ जाएगा। इसको जब हम इस तरफ लेके जाएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। सो 1/f, f की वैल्यू कितनी है, पॉजिटिव 10 दी गई है, यहाँ से हम देख सकते हैं पॉजिटिव 10 दे रखी है, प्लस u कितना दे रखा है, u दे रखा है -20, तो यहाँ पर हम -20 लिखेंगे। तो जब हम इसका एलसीएम लेके इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो है आंसर, हमारे पास v की वैल्यू आ जाएगी +20। सो प्लस आपको यहाँ पर क्या दिखा रहा है कि एक रियल है और इन्वर्टेड है, ठीक है, और 20 है, यानी कि ये एक दूसरी साइड पे आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। सो ऑप्शन जो है हमारा रियल इन्वर्टेड, हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, द फिनोमिना ऑफ मिराज इज़ ड्यू टू, जो मिराज है वो हमें किसकी वजह से दिखता है, वो दिखता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से। काफ़ी एकदम बच्चा टाइप क्वेश्चन है, इसको आप ज़रूर कर देंगे आई थिंक। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है इन ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप द फाइनल इमेज इज़, तो जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता है उसके अंदर जो आपको इमेज है वो कैसी दिखाई देती है, वर्चुअल होती है, वो इन्वर्टेड होती है और थोड़ी सी मैग्नीफाइड होती है। सो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा 22 का। नेक्स्ट आपसे पूछा गया एक रे ऑफ लाइट ग्लास के अंदर से वाटर की तरफ जा रही है, तो कौन सा यहाँ पर आपका स्टेटमेंट करेक्ट है कि जब भी कोई, इस चीज़ का आप हमेशा याद रखें, मान लीजिए ये डेंसर मीडियम है और ये एक रेयर मीडियम, अगर कोई रे ऑफ लाइट यहाँ से अगर आएगी तो आपका यहाँ पर, ये हम नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं, तो जब भी रे ऑफ लाइट डेंसर से रेयर जाएगी तो हमेशा अवे हो जाएगी, अवे फ्रॉम दिस, ऐसे मुड़ेगी। जानी तो ये ऐसी चाहिए थी लेकिन ये इस तरफ चलेगी अवे ये। और जब अगर मान लीजिए रेयर टू डेंसर जाती है, कोई रे ऑफ लाइट ऐसे जा रही है डेंसर की तरफ, तो वो किस तरफ जाएगी, अब ऐसे तो जाएगी नहीं, वो बेंड होगी, और वो बेंड किस तरफ होगी, हमेशा डेंसर की तरफ बेंड होगी। इस चीज़ को याद रखेंगे, जब डेंसर से रेयर में जाएगी तो अवे, डी से आर जाएगी तो अवे, और रेयर से जब डेंसर जाएगी तो टूवर्ड्स द नॉर्मल, डी आर ए आर डी टी। अब जैसे भी आप इसको याद रखना चाहें आप इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। तो आपका यहाँ पर 23 का ऑप्शन नंबर 2 सेकेंड इज करेक्ट। नेक्स्ट, द वेवलेंथ ऑफ लाइट इन ए मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 इज 4000 एंगस्ट्रॉम, इट्स वेवलेंथ इन वैक्यूम इज। सो यहाँ पर सीधा सीधा फॉर्मूला है, इसको आप याद रखेंगे। सो वैक्यूम के अंदर जो है वेवलेंथ ऑफ वैक्यूम इज हो गया n इंटू लैम्डा 1.5 मल्टीप्लाई बाई 4000, दैट विल बिकम 6000 एंगस्ट्रॉम। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ये छोटे छोटे फॉर्मूले हैं, इन चीज़ों को याद रखें, भूलें नहीं। लास्ट क्वेश्चन जो हमने अभी अभी पढ़ा था उसके ऊपर ही डिपेंड कर रहा है यहाँ पर कि जो स्काई है वो ब्लू कलर का ही क्यों दिखता है, क्योंकि जो ब्लू कलर है उसकी जो वेवलेंथ है वो शॉर्टर है, इसलिए सबसे ज़्यादा स्कैटर होता है, सबसे ज़्यादा फैलता है। सो आपका आंसर नंबर बी इज़ करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर, स्कैटरिंग ऑफ सनलाइट। सो ब्लू लाइट सबसे ज़्यादा स्कैटर होती है, और सबसे ज़्यादा स्कैटर होती है इसलिए वो हमें यहाँ पर दिखाई देती है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए आप प्रैक्टिस करते रहिए। और ये जो पीडीएफ है ये आपको टीचिंग गोल्स के ऊपर मिल जाएगी, और पूरे फुल सॉल्यूशन के साथ आप इसको रिवाइज़ कर सकते हैं।